बंधुओं, शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में आज एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसका विषय स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल सोसाइटी जानबूझ के रखा गया है। हम सभी का परिचय है प्रोफेसर शारदा प्रसाद तिवारी जी से। उनकी स्मृति में व्याख्यान देने के लिए उनके ही परिवार की सदस्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी ने रखा है, और भी कई व्याख्यान उन्होंने इस संदर्भ में आयोजित किए हैं। प्रोफेसर एस.पी. तिवारी साहब से हमारे बहुत ही निकट के संबंध थे। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, और पिछली मरतबा जब उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं रीवा विश्वविद्यालय का कुलपति था उसी समय, राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान देने के लिए, और बड़ी प्रशंसा की थी। प्रोफेसर पी.के. सिन्हा साहब, आशुतोष सिन्हा जी और एस.पी. तिवारी जी सब मिलकर के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। उन्हें बहुत क्षमताएं थीं और संभावनाएं बहुत थीं। हमारे इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन में भी बहुत अधिक सहयोग करते थे हमारा वो। अचानक से ईश्वर ने उनको हमारे बीच से उठा लिया। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ पर भी हैं सुख शांति से वहाँ पर रहें। आज पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है। लगभग 67,28,000 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। उसमें 2,26,000 भारतवर्ष के भी हैं। मैं इनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दिलाए, जिससे कि वे सामान्य ज़िंदगी जो होती है उसमें उतरें और अपना काम करें। लगभग 3,93,224 लोग काल कवलित हो चुके हैं, जिसमें भारतवर्ष के भी 6,363 लोग हैं। मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्रातिशीघ्र विश्व मानवता को इस महान संकट से उबारे, जिससे हमारी शक्तियाँ, हमारे संसाधन, हमारा समय जिस सकारात्मक भूमिकाओं में लगना चाहिए उसमें लगे, निरर्थक व्यर्थ के संकट में जूझने में नहीं। बंधुओं, इस कोरोना संकट के दौरान दो प्रकार के विचार आए। एक तो जिस प्रकार के मानव और मानवीय संकटों से सभ्यता जूझी, लोग काल कवलित हुए, अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं, उद्योग धंधे लगभग बंद हो गए, बेरोजगारी का जो वक्र है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, विश्व भर में बेरोजगारी की दर बढ़ी। हमारा असंगठित क्षेत्र बहुत ही कष्ट में जीवन व्यतीत किया। जो हमारे श्रम बंधु थे, शहरी क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनके पास में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वे अपना जीवन यापन वहाँ कर पाते। उन्हें अपने शहरों की ओर, अपने गांव की ओर पलायन करना पड़ा। एक दो नहीं, लगभग 4.5 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स की समस्या हुई। हमारे कृषक बंधुओं को भी काफ़ी इसमें कष्ट उठाना पड़ा। एमएसएमईज़ को कष्ट उठाना पड़ा।
सर्विसेज सेक्टर को भी इसमें सेटबैक हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं हमारे वे भी कहीं न कहीं बिगड़े, विशेषकर भारतवर्ष और चीन को लेकर के। ये जो समाज, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से क्रियाकलाप हुए वो बैलेंस शीट का एक हिस्सा है जो कि कोविड-19 से हम लोगों ने झेला और अभी भी झेल रहे हैं, और इसके बाद में भी क्या कुछ घटित होगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसके साथ ही दूसरा पहलू भी है, वो ये कि ये भी कहा जाता है कि नदियां जो हैं वो प्रदूषण से मुक्त हो गई, पर्यावरण शुद्ध हुआ, जो नेचर था वो रीबूट हुआ, नेचर रिजुविनेट हो रहा है, जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो गया है, ओजोन लेयर रिपेयर हो रही है, जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको जीवन दान मिला है, वृक्षों में नई चेतना मिली है, जो फूल हैं उनको उनमें नई सुगंध आई है। कहने का मतलब ये कि जो पर्यावरण है जो कि मानव सचेष्ट उस पर्यावरण को कष्ट पहुंचा रहा था, वो कष्ट जो है वो पर्यावरण को कम हुआ है। तो इसे कुछ लोग एक उपलब्धि की तरह भी देखते हैं। मैं इसे एक उपलब्धि नहीं मानता। मैं कहता हूँ ये जो पर्यावरण का प्रदूषण कम हुआ है, इस घोर नशंस निर्मम संकट के उपरांत इसे व्यक्ति को अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा अर्जित करना चाहिए था। प्रकृति निश्चित तौर पर बदला लेती है। प्रकृति का जो प्रकोप होता है वो कहीं अधिक होता है अपेक्षाकृत। मानव यदि अपनी सद्बुद्धि से प्रकृति के साथ में का संतुलन, सहयोग और सम्मान का यदि रास्ता अपनाता है, यदि मानव प्रकृति के साथ में सहयोग करता है, सम्मान करता है, संतुलन बनाए रखता है, तो मानव भी जीवित रहे और प्रकृति भी जीवंत रहे। तो दोनों में ही एक अन्योन्याश्रित संबंध बने रहते हैं। और ये शिक्षा, ये मंत्र, ये जीवन मंत्र भारतवर्ष के ऋषियों ने मानव प्रजाति को प्रदान किया था। आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। 5 जून को पूरा विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए बनाता है कि 1972 में सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में एक कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था, और उस समय निर्णय लिया गया था कि एक पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। मुझे इसकी तारीख सही याद नहीं है, हो सकता है 5 जून को ही ये ह्यूमन डेवलपमेंट डे कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन विश्व ने पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया, और तब से निरंतर ये विश्व भर के कम से कम 143 देश मनाते चले आ रहे हैं। 1974 से लेकर के लगभग 46 वर्ष हो गए। 46 थीम्स पर अलग अलग पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कहीं रैलीज निकाली जाती हैं, कहीं प्रतियोगिताएं होती हैं, कहीं भाषण होते हैं, कहीं व्याख्यान होते हैं, कहीं सेमिनार्स होते हैं, इत्यादि इत्यादि। उद्देश्य यही है कि पर्यावरण के प्रति सचेष्टता जागृत हो मानव के अंतर, और उससे पर्यावरण सुधरे। लेकिन एक प्रश्न मन में आता है, क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाने से क्या
पर्यावरण को लाभ हुआ? क्या जिस क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं उसकी चेंज रिवर्स डायरेक्शन में हुई, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या क्लाइमेट चेंज हुआ? जो ग्लोबल टेम्परेचर 1775 जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, उसके बाद में ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है, 1.8 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से बढ़ा है। क्या उसमें कमी आई है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसमें कि भूमि का टेम्परेचर, जिसमें जल का टेम्परेचर, पर्यावरण टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि भूजल कम हो जाता है, भूजल का स्तर जो है वो कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चर की कम हो जाती है, प्लांट्स इत्यादि की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। एक उसे गर्मी को कम करने के लिए और भी संसाधन को जुटाना पड़ता है। कुछ ऐसे ग्लेशियर्स होते हैं जो कि गर्मी पा करके पिघलने लगते हैं, उसे समुद्र का स्तर बढ़ता है। और भय ये होता है कुछ आइलैंड्स जो कि समुद्र में सबमर्ज होने की संभावना जिनकी रहती है वो सबमर्ज हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पुस्तक में उपलब्ध हो जाएंगी। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है, एक महत्वपूर्ण थीम रखी गई है, इसको टाइम फॉर नेचर और जैव विविधता से संबंधित रखी गई है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष ही नहीं विश्व भर में एक मानव प्रजाति है और कुछ मानवेतर प्रजातियां हैं जिसको हम एनिमेट और इनएनिमेट स्पेसिस कह सकते हैं। मानव समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय हमारे पास में है, लगभग 770 करोड़ जनसंख्या विश्व भर में, पुरुषों और स्त्रियों, बच्चे, वृद्ध सबको मिला करके है हमारे पास में। और लगभग 30 से 40 लाख अन्य प्रजातियों की मैपिंग हो चुकी है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष ने 84 लाख योनियों मतलब प्रजातियों की बात की है। उतनी मैपिंग अभी विश्व के जो बायोडाइवर्सिटी वाले हैं वो नहीं कर पाए हैं। मानव और मानवेतर प्रजातियों के मध्य एक अन्योन्याशित संबंध होता है, मानवों का वृक्षों के साथ में, मानवों का पशुओं के साथ में, मानवों का जल के साथ में, मानवों का भूमि के साथ में, और जितने भी मानवेतर प्रजातियां हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, सबके साथ में एक अन्योन्याशित संबंध होता है। अन्योन्याशित से तात्पर्य है हम उन पर निर्भर करते हैं, वो हम पर निर्भर करते हैं। इसकी व्याख्या मैं थोड़ी देर में आपके साथ करूंगा। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज के दिन जो थीम रखी है वो जैव विविधता और टाइम फॉर नेचर, ये दो थीम्स के बारे में मुझे दिखाई पड़ा है। टाइम फॉर नेचर के लिए ऐसे संसाधन जुटाए जाएं जिससे कि नेचर की जो अवधि है, की आयु है, वो निरंतर बढ़ती चली जाए और मानव और जो दूसरी प्रजातियां हैं उनके मध्य संबंध जो है वो और प्रगाढ़ होते चले जाएं। तो इसके बीज कहाँ पे हैं, इसके बीज की यदि हम चर्चा करते हैं तो बीज जो है वो भारतवर्ष का जो हमारा अपना दर्शन है उसमें नहीं है। ये जो यूरोप और पाश्चात्य की जो संस्कृति है उसमें ही इस पर्यावरण संकट के बीज निहित हैं। जब पाश्चात्य विशेषकर यूरोप, विशेषकर इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति आई और उसके पृष्ठभूमि में उन्होंने बताया कि हमें जो है लोगों के सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए एक वस्तुओं का एक भंडार उत्पन्न करना है। और वस्तुओं का जो भंडार था वो उत्पन्न होता है पृथ्वी में जो खनिज पदार्थ है, पृथ्वी के गर्भ में जो खनिज पदार्थ हैं उनका उत्खनन करके और उनको उपभोग योग्य वस्तुओं में रूपांतरित करना। भारतवर्ष में भी हम ऐसी व्यवस्था करते चले आ रहे थे। भारतवर्ष में भूगर्भीय जो क्षमता थी उसका उत्खनन किया गया है। उत्खनन करने के बाद में
हमने वस्त्रों का निर्माण किया है, लौह का निर्माण किया है, स्वर्ण का निर्माण किया है, और भी भवनों का निर्माण किया है, बिल्डिंग का मटेरियल निर्माण किया है, एक से एक श्रेष्ठ वस्तुएं निर्मित की गई। लेकिन जिस तकनीकी के माध्यम से यूरोप ने भूगर्भीय संसाधनों का उत्खनन किया, वो तकनीकी पर्यावरण के उपयुक्त नहीं थी, नंबर एक। और जिस गति से भूगर्भीय संसाधनों का उत्खनन किया, वो गति भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक थी। तो तकनीकी आवश्यक थी। तकनीकी संचालन के लिए आवश्यक था कोई ऐसा वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत हो जिससे कि वो तकनीकी का संचालन हो। तो जो फॉसिल फ्यूल को जला करके इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट आया, तो उसके लिए फॉसिल फ्यूल्स का उत्खनन काफ़ी तेज़ी से होने लगा। ऑयल एंड गैस की ज़रूरत पड़ी, तो वो चिर गई। तो कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से तकनीकी चली, तकनीक से भूगर्भीय संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ, उससे वस्तुओं का उपभोग होता चला गया। और एक कल्पना उनके मन में थी कि प्रकृति के पास तो अक्षुण्ण भंडार है, जितना भी चाहें इनसे हम संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त के दौरान जो प्रोसेसिंग में जो खराब गैसेस निकलेंगी, जो उत्सर्जन होगा, वो भी एब्जॉर्ब करने के लिए नेचर के पास में बहुत कुछ क्षमताएं हैं, और प्रकृति के पास संसाधन भी अक्षुण्ण मात्रा में है। उस समय किसी प्रकार की मेथोडोलॉजी नहीं थी जिससे कि ये मैपिंग कर पाए, और उसी की गति को विकास देते 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 डेवलप करते करते एक ऐसा भाव आया, यही डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बन गया, और डेवलपमेंट का ही पैरामीटर बन गया, डेवलपमेंट का इंडिकेटर बन गया। और विश्व भर ने इसी विकास के मॉडल पर अपना विकास प्रारंभ किया कि पृथ्वी के संसाधनों का खूब अधिक विदोहन करो, शोषण करो, शोषण के उपरांत तुमने वस्तु निर्मित करो, वस्तुएं बाजार में बेचो, लोगों को प्रदान करो, और जो समझी गैसेज और निकलती उनको निकलने दो। धीरे धीरे चीज़ें आती रहीं, बढ़ती चली गई। पता ये चला कि अब पृथ्वी गर्म हो रही है, ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि ओजोन लेयर हजम कर लेती है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण, और भी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के निकलने के कारण कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं, ऐसी गैसेस निकलती हैं जिससे कि डायरेक्ट ओजोन लेयर पर हिट होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होकर के रेज धरती पर आती हैं वो वर्टिकल होकर के आने लगी, पृथ्वी गर्म होने लगी। उस गर्मी को दूर करने के लिए भी प्रयास ये हुआ कि किस प्रकार से हम एयर कंडीशनर्स को ज़्यादा यूज़ करें, और ये एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सबसे ज़्यादा जो है वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका निरंतर हम उपभोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये यहाँ पर हमको सोचने वाली बात आ जानी चाहिए। बंधुओं, इन सब का निपटारा कैसे होगा? हम जिन देशों ने, जिन देश के अर्थशास्त्रियों ने विकास का ये डेवलपमेंट का मॉडल दिया, उन्हीं ने यूनाइटेड नेशंस में बैठ करके चर्चा प्रारंभ कर दी। 1972 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिसकी बात मैंने अभी चर्चा की। एक वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट 1987 में हुआ, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहले बात की। वहीं पर ही ब्रनलैंड कमीशन की बात आई। 1997 में जनरल असेंबली हुई, फिर जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस हुई 2002 में, 2012 में, 2015 में, उससे पहले स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कोपेनहेगन में निरंतर समझिए कॉन्फ्रेंस हो रही। देखिए, इसका एक तो हिस्सा है कि कम से कम जागरूकता पर्यावरण के बारे में लोगों को होती चली जा रही है, लेकिन इसके परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसकी हमको चिंता लग रही है। जो परिणाम इसलिए प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं कि जिस इंडस्ट्रीज के माध्यम से, जिस उपभोग की वृत्ति के माध्यम से, प्रवृत्ति के माध्यम से पर्यावरण को संकट उपस्थित हो रहा है, इसके बारे में कोई
चिंता नहीं कर रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी की जो बात कही जाती है, उनकी परिभाषा के अनुसार जो ब्रंडलैंड कमीशन ने दी बात की, अर्थशास्त्रियों ने भी इसको कोट किया है कि वर्तमान जो पीढ़ी है इसकी उपभोग की जो आवश्यकताएं हैं उनमें बिना समझौता किए हुए हमें जो है आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए जितनी प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमको मुहैया कराने हैं। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को बगैर समझौता किए, या वर्तमान में जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं में बिना समझौता किए हुए आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा कराएं, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। कहने का मतलब ये है, हम वर्तमान पीढ़ी का जो उपभोग का स्तर है उसमें हम समझौता नहीं करना चाहते, और यहीं पर ही हम जब स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करते हैं, फॉर इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड की बात करते हैं, भारतवर्ष की दृष्टि जो यहीं पर आ जाती है। भारतवर्ष की जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बहुत सारे आधार पर निर्भर करती हैं। हमारे जो आध्यात्मिकता जो है नंबर एक, उसमें कालानुक्रम में एक निरंतरता बनी हुई है। उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि प्राचीन में कुछ और था, मध्य में कुछ और है, अभी कुछ है। एक निरंतरता, एक दीर्घकालीन अप्रोच इसमें विद्यमान रहता है। दूसरा, इसमें सार्वभौमिकता का तत्व है। इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि ये भारतवर्ष के लिए है, ये दूसरे देशों के लिए नहीं है। हम भारत और भारतेतर दो देशों के लिए अलग बात नहीं करते। हम सारी भूमि, सबे भूमि गोपाल की, या वसुधैव कुटुंबकम, या सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमने भाव दिया है, संकल्प दिया है, इसमें सार्वभौमिकता का तत्व विद्यमान रहता है। इसी में ही जो है वो सर्व समावेशिकता का भी भाव रहता है। इसमें हम, हमारे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और, इसका भाव नहीं रहता है। सर्व समावेशिकता के अंतर्गत जो मानव और मानवेतर प्रजातियों की दृष्टि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर यूनाइटेड नेशंस ने थीम रखी है, इस थीम पर हम पहले से ही काम करते रहे। हमने जो है सब में ईश्वर के वास की बात की है, परमात्मा के दर्शन किए हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पर्वत हो, नदियां हो, जो भी हो, जड़ चेतन, सब में जो है हमने सिंह राम में दर्शन, सिंह राम में सब जग जय न जानी वाली, सर्वभूत हिते रता सर्व खलमिदम ब्रह्म, ये सारे तत्व हमको शिक्षा देते हैं, सब में ईश्वर की सत्ता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं बताया गया। तो ये सर्व समावेशिकता का भी भाव हमारे अंदर आया। तो जब, और इसमें ही एक परस्पर निर्भरता का भी भाव हमारी आध्यात्मिकता का है। हम न तो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होना चाहते हैं जिससे कि हमको किसी की आवश्यकता ना हो, और न हम पूर्ण रूपेण परतंत्र होना चाहते हैं कि हर चीज़ के लिए हमें दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़े। एक परस्पर निर्भरता का, परस्पर संपूरकता का भाव भी जो है वो भारतवर्ष की दृष्टि भी है। बहुत सारे मूल्य हैं भारतवर्ष में। हमारी आध्यात्मिकता के जो मूल्यों की यदि आप चिंता करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हमारे पास में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मूल्य जो है भारतवर्ष का है वो है प्रेम। प्रेम के द्वारा हम सबको जो है विजित करना चाहते हैं। हमें धरती से भी प्रेम है, धरती पर रहने वाले सारे पदार्थों से प्रेम है, हमें पर्यावरण से प्रेम है, हमें जितनी प्रजातियां उनसे प्रेम है, हमें किसी प्रकार से विद्वेष नहीं है। और इसी प्रेम से जो उपजता है एक भाव, वो है विश्वास का। जब हम प्रेम करते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है, हमें किसी से भय नहीं लगता है, हमें किसी से संकट नहीं लगता है। हम संघर्ष भी करते हैं तब भी संघर्ष में भी निर्भीक होकर के अभयम कुरु का संदेश हमारे पास में है। तो हमें एक विश्वास का हमारे पास में दूसरा मूल्य प्राप्त हो जाता है। हम पर्यावरण के जितने भी अवयव हैं सब पर हम विश्वास कर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है त्याग। भारतवर्ष की जितने आध्यात्मिक मूल्य हैं, इन सबसे बड़ा जो मूल्य है जिसको हम सब सर्वश्रेय रखते हैं वो त्याग पर आधारित मूल्य है। त्याग के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, त्याग के आधार पर हम उपभोग करेंगे, त्याग से हम उत्पादन करेंगे, त्याग से हम वितरण करेंगे, त्याग पर ही आधारित सारी व्यवस्थाओं को हम
जीवित और जीवंत रखना चाहते हैं। व्यक्ति भी त्याग करेगा। संग्रह पर आधारित हमारा व्यवहार न्यूनतम संग्रह तो करता है, लेकिन वो त्याग से समझी उस चीज को संचालित करने की कोशिश करता है। ईशावास्योपनिषद में एक श्लोक आता है, ऐसा प्रारंभिक श्लोक ही है। वो कहते ही है, ईशावास में गुम सर्वम यत् किंचित जगत्तांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। त्याग के साथ में उपभोग की बात जो है वो ईशावास्योपनिषद होता है। जब हम त्याग करेंगे तो त्याग के साथ में समर्पण, और त्याग के साथ में श्रद्धा, और त्याग के साथ में विश्वास, त्याग के साथ में प्रेम, त्याग के साथ में जो है प्रार्थना, सब कुछ उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो जब एक दूसरे के साथ में हम त्याग करना चाहते हैं तो जितना हमको आवश्यक होगा उतना हम तो ग्रहण कर लेंगे और बाकी हम छोड़ देंगे। गांधी जी की बात यहाँ पर सभी लोग जानते हैं। गांधी जी कहते थे, प्रकृति के पास में आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन आपके लालच करने को कोई समझी कि इस पर गुंजाइश नहीं है। मत्स्य न्याय के अंतर्गत ये बताया गया कि भाई बड़ी मछली जो छोटी मछली को खाती है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, बड़े पेड़ के नीचे जो है छोटे छोटे जो है पेड़ नहीं पनपते, बड़ा पक्षी जो है छोटे पक्षी खाता है। ये मत्स्य न्याय है। डार्विन ने इसी को ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंतर्गत रखा गया। जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है तो वो कैसे खाती है? अपने उदर की पूर्ति, भूख को शांत करने के लिए खाती है। जब कोई बड़ा पशु छोटे पशु खाता है तो अपने उदर की शांति के लिए, भोजन के लिए करता है। जब बड़ा पक्षी जो छोटे पक्षी खाता है तो अपने उधर भूख को शांत करने के लिए करता है। कभी बड़ी मछली छोटी मछली को इसने नहीं खाया, उसे तेल निकाल करके शार्क ऑयल बना करके बाजार में बेचेगा। ये जो व्यावसायिक बुद्धि थी, व्यापारिक बुद्धि थी, कुत्सित बुद्धि से जब मानव ने तकनीकी ऊर्जा के माध्यम से प्रकृति का शोषण, निर्मम शोषण करना प्रारंभ किया, जिससे उसको अधिक से अधिक आय प्राप्त हो, उसकी जीडीपी बढ़े, उसके विकास का स्तर बढ़े, सब कुछ उसके लिए बढ़े, तब से जो है पर्यावरण का संकट उपस्थित हुआ है। अगर हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर के, चेतना को केंद्र में रख करके, हम गाय को हमने माता माना है, गाय पशु धन का हमारा प्रतीक है, यदि हम उसके प्रति एक ईश्वरीय तत्व का भाव रख लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हम वृक्षों में देवता के दर्शन करते हैं तो वृक्षों के साथ में भी यदि हमारे तादाद में स्थापित हो जाते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। नदियों को हमने मां माना है, नदी प्रदूषण के बहुत सारे उपचार किए जा रहे हैं, तो क्या प्रदूषण रुक पाए? रुकेगा तो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से ही कि हम जो है नदी को मां मानते हैं, इसलिए हम उसमें किसी प्रकार के प्रदूषण पदार्थ जो है उसमें हम न डालें। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण के साथ में जो दृष्टि हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है कि पर्यावरण के जितने भी तत्व हैं वो सब जो कि हम हैं, हम में और उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, तब आप पाएंगे पर्यावरण का जो संकट है वो रुक जाएगा, पर्यावरण का प्रदूषण रुक जाएगा और उसमें सस्टेनेबिलिटी अपने आप आ जाएगी, उसमें निरंतरता अपने आप आ जाएगी, उसमें जो शाश्वतता अपने आप आ जाएगी, संपोषणीयता अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर जब मैंने बात की आपसे, त्याग की बात की, तो त्याग के साथ में ये होता है, हम जितना उपभोग करते हैं हम उपभोग के स्तर को थोड़ा सा कम करें। जब कम करने की बात आती है तब उनके लिए कम नहीं करने की बात करते हैं जिनका उपभोग का स्तर पहले से ही कम है, जो बेचारे 2 समय की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं, जिनके पास में पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है, जिनके पास में आवास की समुचित सुविधाएं भी नहीं है, उनके उपभोग के स्तर को हम क्या कम करने की बात करेंगे? हमें उनके उपभोग के स्तर को कम करने की बात करना है जिनका उपभोग जो आवश्यकता और आरामदायक से ऊपर उठ के विलासता की भी एक बहुत बड़ी सीमा पर आधारित है। जो बड़ी सीमा पर विलासी जीवन व्यतीत, विलासी उपभोग कर रहे हैं, उनके उपभोग के स्तर को कम होना चाहिए। नंबर 1, या तो वो अपनी आध्यात्मिक चेतना से संपन्न होकर के स्वयं उपभोग के स्तर को कम करें। भारतवर्ष की जो एक दान पर आधारित एक बड़ी व्यवस्था है, अधिक से अधिक दान करके जो है संसार को, समाज को संपोषित करने का प्रयास है। अन्यथा अनुशासित नागरिक होने के कारण
जो टैक्सेशन इत्यादि के माध्यम से जो राशि शासन के पास पहुंचाई जाती है वो ईमानदारी से उनको देना चाहिए। शासन को भी उसी अनुपात में टैक्सेशन लगा करके उनसे राशि प्राप्त करना चाहिए, जिनके उनका उपभोग का स्तर जो है वो एक सामान्य स्तर के बराबर होगा। तो जो शेष राशि होगी वो शेष राशि वितरित हो जाएगी और अनावश्यक जो उपभोग का स्तर बढ़ता जा रहा है विश्व भर में अनावश्यक उपभोग जो बढ़ रहा है उसका पर्यावरण के साथ में प्रत्यक्ष संबंध है। मैं यहाँ उपभोग की प्रवृत्ति और पर्यावरण के बीच में संबंधों को स्थापित कर रहा हूँ। हम सामान्यतः जितना अधिक उपभोग करते हैं उतना पर्यावरण का संकट उपस्थित होता है, लेकिन उसमें किस चीज का हम अधिक उपयोग करते हैं उसका जो प्रकार है उस पर हमको निर्भर करना पड़ेगा। यदि हम अधिक मांसाहार करते हैं, यदि हम अधिक मद्य का पान करते हैं, यदि हम अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं, यदि हम ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो है अनुपात अधिक बढ़ रहा है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हों, चाहे वो आपके एयर कंडीशनर्स हों, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर्स हों, चाहे और भी चीज़ उत्पादन निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं, उससे जो है पर्यावरण का संकट उपस्थित होता चला जाएगा। एनर्जी के अंतर्गत जो कॉमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी के स्रोत अधिक निकलते हैं, उनके कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस बहुत ज़्यादा होता है और उससे नुकसान होता है, ओजोन लेयर का, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो उपभोग की वृत्ति, प्रवृत्ति और दर, तीनों को साथ में यदि हम समझौता स्थापित कर लें तो हमको ये पता चलेगा कि हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, उससे सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। देखिए, एक विवाद जो अर्थ समिट में, रियो डी जेनेरियो की समिट हुई थी, उसी में आया था। ये जो विकसित देश हैं, विकसित देश के पास भी जनसंख्या का अनुपात तो बहुत कम है, ये लगभग 18-19% जो है वो विश्व की जनसंख्या इनके पास में है। और जो ग्रॉस डेवलपमेंट, जो जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका इनके बहुत बड़ा भाग है, 70 से 80% भाग इन्हीं के पास में है। तो जो एक डिसबैलेंस हमारे पास पूरी अर्थव्यवस्थाओं में मिल रहा है, जो विकसित राष्ट्र हैं उनके पास में जनसंख्या का अनुपात कम होने पर भी जो जीडीपी है उसका अनुपात काफ़ी अधिक है और उसके कारण जो है पर्यावरण का जो संकट उपस्थित होता है उनकी उपभोग प्रवृत्ति के कारण अधिक उपस्थित हो रहा है। लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, जो जनसंख्या का अनुपात जो है विकासशील राष्ट्रों के पास में अधिक है, इसलिए जो है फ्री राइडर्स की समस्या है। इसे प्रकृति के पास में निःशुल्क जाते हैं तो इनको जो है प्राइस्ड करना चाहिए, इनको टैक्स करना चाहिए, वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। देखिए, पर्यावरण का संकट जो है वो जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। पर्यावरण संकट जो है वो विकास और विकास की मात्रा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विकास की जो रणनीति बनाई गई है वो विकास की रणनीति जो है उसके कारण ही पर्यावरण का नुकसान हुआ है। मैंने पहले आपसे कहा कि एक इंटीग्रेटेड मैनर में समाज को रहना चाहिए। आज के यदि हम वैश्विक समाज और भारतवर्ष का भी समाज उसी में ही हम जोड़ लेते हैं, हम पाएंगे कि ये कुछ बटा हुआ सा है, विघटित सा है। कुछ तो दिखाई पड़ते हैं हमको अंतर, जैसे धर्म के आधार पर विश्व के लोग जो है वो बटे हुए हैं स्पष्ट तौर पर, जातियों के आधार पर बटे हुए हैं, भाषाओं के आधार पर बटे हुए हैं, भौगोलिक राष्ट्रों के आधार पर बटे हुए हैं, स्त्री और पुरुष के अनुसार बटे हुए हैं, बच्चे, वृद्ध और युवाओं के आधार पर बटे हुए हैं, कुछ श्रमिक हैं, कुछ पूंजीपति हैं, इसके आधार बटे हुए हैं, कुछ रोजगार में लगे हैं, कुछ रोजगार में नहीं लगे, इसके आधार पर बटे हुए हैं, कुछ बहुत अधिक हैं जिसको हम रिच कंट्रीज कहते हैं, कुछ जो है वो मिडिल इनकम वाले हैं और कुछ लो इनकम वाले कंट्री हैं, हाई इनकम, मिडिल इनकम, मिडिल में भी हाई मिडिल, लोअर मिडिल और लो इनकम कंट्रीज इसमें बटे हुए हैं। और कुछ विचारधाराओं के आधार पर बटे हुए हैं, कुछ पूंजीवादी विचारधारा लेकर चल रहे हैं, कुछ साम्यवादी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। ऐसे विघटन के विघटित होने वाले समाज में हम किस प्रकार से इसको इंटीग्रेट कैसे करें,
हमें एकात्मता कैसे लानी, समरसता कैसे स्थापित हो पाएगी, अगर हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में जिन्होंने इनको विघटित किया है उसकी आधार पर ही यदि हम काम करना शुरू करेंगे तो साथियों उससे रोग बढ़ेगा, रोग कम नहीं होगा। रोग कम करने के लिए एक ऐसे तत्व को लेकर के हमको सामने आना पड़ेगा जो कि इनसे अलग है। इनमें होते हुए भी इनमें अलग है, वो तत्व है आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिकता जिसके बारे में मैंने बताया, यदि एक भाव हमारे मन में आ जाता है, एक आत्मा, एक रूह, एक सोल, स्पिरिट सब में विद्यमान है, तो एक साथ सारे अंतर जो है वो विगलित हो जाएंगे और हमारे अंदर प्रेम, विश्वास, त्याग की भावना जागृत होगी। प्रकृति और पुरुष के बीच में सहयोग, सम्मान, श्रद्धा और संतुलन का भाव सब में जागृत हो जाएगा और अपने आप समझिए की चीजें सुधरती चली जाएंगी। कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। हम घर में कुछ पशुओं को हम पालते हैं, विशेषकर आपने देखा होगा कि घर में एक व्यवस्था ही थी किस प्रकार से हम पशुओं को पालते हैं। कुछ तो गाय पालते थे, कुछ श्वानों को पालते थे, कुछ हिरन को भी पालते थे और पहले के ज़माने में शेरों को भी पाला करते थे। तो ये विन विन सिचुएशन होती थी। एक छोटे से श्वान को हम पालते हैं घर में, वो हम पर निर्भर करता है, अपनी जीविका के लिए निर्भर करता है और उसके माध्यम से हमको सुरक्षा प्राप्त होती है। कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाता है घर में तो पहले ही वो चौकीदार की तरह जो भौंकता है और आपके लिए पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ तक आसन्न संकट जो होने वाला है उसके बारे में भी वो सूचनाएं प्रदान कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण, वृक्ष हम लगाते हैं, वृक्षों का सबसे अधिक योगदान है। पर्यावरण के संकट को यदि दूर करना है, बचाना है, तो इसमें दो चीजें सबसे प्रमुख हैं। एक तो वृक्ष, दूसरा नदियां या जल संपदा। और इसका है कि जो हीट होती है, सन की हीट होती है, इनको जो एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है वो वृक्षों में होती है या जल में होती है या कच्ची भूमि में होती है, घास फूस इत्यादि। तो जो हीट के जो एब्जॉर्बर्स हैं वो ये हैं। जितना हम इनको लगाते चले जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग से उतनी ही बचत हमारी होती चली जाएगी और जितना इनको हम काटते चले जाएंगे या इनके स्थान पर हम सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि हम बनाते चले जाएंगे उससे हीट के रेडिएटर्स बढ़ेंगे। हीट का जो रेडिएशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, उत्कीर्णन ज़्यादा होगा, विकीर्णन ज़्यादा होगा, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। ये बिल्कुल मोटा मोटा सिद्धांत है। वृक्ष हम लगाते हैं, वृक्ष में हम जल देते हैं, वृक्ष हम बढ़ाते हैं, तो वृक्ष हमको क्या है, पत्तियां देता है, वृक्ष हमको छाया देता है, वृक्ष हमको फल देता है जिसको हम तुरंत खाते चलेंगे। ये तो हमारे शरीर की बात हुई। बिल्कुल साइंटिफिकली हम सब जानते हैं कि हम जो है, मनुष्य है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जस्ट अपोजिट। हमको ऑक्सीजन चाहिए जो वृक्षों से मिलती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हमसे चाहिए। एक दूसरे का भोजन बने हुए हैं। तो अगर मान लीजिए हम वृक्षों को लगाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हजम करेंगे और उनसे मिलने वाली जो ऑक्सीजन वो हमको निरंतर मिलती चली जाएगी। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि 24 घंटे तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, इनके नीचे। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसलिए एकात्मता किसके बीच में, इंटीग्रेशन चाहिए हमको। स्पिरिचुअल वैल्यूज से हमें इंटीग्रेट होना है, आदमी को आदमी के साथ में, आदमी को परिवार के साथ में, आदमी को समाज के साथ में, आदमी को राष्ट्र के साथ में, आदमी को वैश्विक समाज के साथ में, और मनुष्य को पर्यावरण के जितने भी अवयव जिन्होंने बताए उनके साथ में। जैसे जल है, हम कुआं खोदते हैं, कुआं खोदने के लिए हमने परिश्रम किया, परिश्रम करने का जल निकला। तो जल में क्या है, जल में दो ही चीजें हैं, एक हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। दो तत्व हाइड्रोजन की हमको चाहिए ऊर्जा मेंटेन करने के लिए, और एक तत्व ऑक्सीजन का भी चाहिए। तो हमने परिश्रम करके उसको निकाला। हमारे शरीर के लिए जितनी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, तो हमारा धर्म क्या बनता है,
हम चाहे जितना जल लेते चले जाएं। नदी प्रदूषण को रोकने के लिए एक बार मुझसे बातचीत की गई, तो नर्मदा जी में गया था नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में। बोले कि आप एक कोई सूत्र बता दीजिए। मैंने एक ही निवेदन किया, भाई जो चीज़ हम स्वयं खा सकते हैं, हजम कर सकते हैं, वही चीज़ हम नदियों में डालें। नदी में वो चीज़ नहीं डालें जो हम खुद खा नहीं सकते, खुद हम हजम नहीं कर सकते हैं। अब एक एक ऐसा सिद्धांत बना हुआ है, सिद्धांत बन गया है। यदि नदी प्रदूषण को आपको रोकना है तो वहाँ उसमें छोड़ने से पहले हम पूजा करते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें लेके चले जाते हैं, कूड़ा करकट कपड़े लत्ते प्लास्टिक की ताचीने सब नदी में डाल देते हैं। नदी हजम नहीं कर पाएगी इसको जो है। तो अगर नदी से आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, तो उसमें आप समझिए आपका धर्म बनता है उसमें ऐसी चीज़ों को मत डालिए जो कि आपके लिए स्वयं हानिकारक हों, और प्रकारांतर से वो आपके लिए भी हानिकारक होने वाली हैं। यह है इंटीग्रेशन। मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार भी जो है प्रेम पर आधारित हो। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार प्रेम पर आधारित हो। अभी चीन के साथ में कुछ चीज़ें चल रही हैं। मैंने भी कुछ टिप्पणियां की हैं चीन के ऊपर। कल भी एक टिप्पणी की है। उसका पूरा व्यवहार ही जो है अमानवीय है। तिब्बत को उसने हजम कर रखा है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन जो है वो हमारी उसने ले रखी है। और भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं राष्ट्रों के बीच में, किसके लिए? क्षेत्र को लेकर के। ये गलत है, सर्वथा गलत है। हमें यदि आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीना है तो हमें सबको एक साथ लेकर के चलना होगा, जिसमें कि जो भूमि के झगड़े हैं वो भी नहीं हो पाएंगे, व्यक्तियों के झगड़े होंगे वो भी नहीं होंगे, जो वर्चस्व के झगड़े हैं, डोमिनेशन के झगड़े हैं, वो भी झगड़े नहीं हो पाएंगे। और हम निरंतर व्यक्तियों के परस्पर संबंध अच्छे बनेंगे। एक उपभोग कम करने वाली शैली हमको विकसित करनी पड़ेगी, जो पर्यावरण मैत्री शैली होगी, जो नेचर के साथ में फ्रेंडशिप वाली इको फ्रेंडली शैली होगी। हमें इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि भूगर्भीय संसाधनों पर जो है हमारा भार कम पड़े। एक भाव ये भी था कि जब पश्चिम के विज्ञानियों ने विज्ञान को उत्पन्न किया तो उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है, तो कांकर ओवर नेचर। हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हम प्रकृति को हमने भगवती माना है। हम प्रकृति के साथ में एक संतुलन सामंजस्य बना करके हम आगे बढ़ें। सहयोगात्मक हमारा रुख है। हमारा कोई ऐसा रुख नहीं हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रकृति के बारे में न्यूटन कहता था कि हमको ऐसा लगता है, हमको ये संतरे की तरह नजर आती है, इसको हम निचोड़ के पी जाएं। ये दृष्टि उनकी है। भाई निचोड़ के पीने की क्या जरूरत है? हम तो पृथ्वी को माँ कहते हैं, माता पृथ्वी पुत्रों हम पृथिव्या का हमने उद्घोष दिया है। हमने इसको अपने से अलग नहीं माना, महान माना है। सबको जो है हमने माता के स्थान में मुझे चरण स्पर्श करते हैं। भूमि का स्पर्श करके ही हम आगे। खेती करने वाला किसान भी सबसे पहले खेत जोतने से पहले पहले चरण स्पर्श करता, भूमि का पूजन करता। मकान बनाने से पहले हम पहले भूमि का पूजन करते हैं। कोई भी काम करने पर भूमि का पूजन करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उन सुरक्षा की हम मांग करते हैं। ये हमने से संबंध स्थापित है। एक फ्रेंकॉय बेकन नामक दार्शनिक हुआ है, वो कहता है कि भाई नेचर की जो है तब तक समझिए कि उजागर नहीं होंगे जब तक हम इनको ट्विस्ट नहीं करेंगे, हम इनको टॉर्चर नहीं करेंगे। नेचर विल नॉट अनवील इट्स सीक्रेट्स अनटिल अनलेस वी ट्विस्ट इट, वी टॉर्चर इट। अब नेचर को ट्विस्ट टॉर्चर करने पर उनको सीक्रेट चाहिए। और हमें कोई औषधि चाहिए होती है तो हम पहले प्रार्थना करते हैं, हे वृक्ष देवता तुम्हारे पास में जितनी शक्तियां हमको प्रदान करो। तो ये दो दृष्टियां हैं। एक भौतिकवादी दृष्टि है पाश्चात्य, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि है हमारी। तो जो मैं बात कर रहा था, आध्यात्मिक दृष्टि और उपजे हुए मूल्य से हम विश्व को हम एक कर पाएंगे, सारी प्रजातियों में हम एक कर, इसमें इंटीग्रेशन हम ला पाएंगे। एक होलिस्टिक अप्रोच हमारे अंदर होगा और उससे हम एक सस्टेनेबल समाज का हम निर्माण करेंगे। अब ये प्रश्न हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न आता है, आध्यात्मिक दृष्टि विकसित कैसे हो? तो आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होने के कुछ तरीके मैं बता करके अपनी विराम दूंगा। और मंजुला उपाध्याय जी जिन्होंने एक अच्छा अवसर दिया मुझे, अवसर तो मैं इसको नहीं मानता हूँ,
मैं तो कोरोना के कारण ही अवसर मानता हूँ, क्योंकि यदि इसको अवसर मानूँ तो जो 4.5 करोड़ लोग बेचारे श्रमिक सड़कों पर घूम रहे हैं, उनसे पूछें क्या अवसर हुआ है। या जो 60-62 लाख लोग संक्रमित हैं, उनसे पूछें क्या अवसर है। या 3-3.5 लाख जो काल कवलित हो गए हैं, उनके परिवार वालों से पूछें क्या अवसर है। तो जो उनका उत्तर होगा वही हमारा उत्तर है, इसमें से अवसर नहीं मानता। हाँ, समय मिला है। स्मृति व्याख्यान देने की भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जिनके साथ में हम चाहते हैं वो मिलें, उनसे बात करें, उनके साथ में खाना खाएं, रहें, शेयर करें अपने थॉट्स। उनकी स्मृति में व्याख्यान देने का कोई अच्छा भाव तो नहीं होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं जातः से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कल को एसपी तिवारी साहब बहुत कम उम्र में चले गए, 57 साल में। वैसे ही हम भी जाएंगे, सबको जाना है। लेकिन फिर भी स्मरण करने से भी जो है शांति प्राप्त होती है, और ये भारतीय मूल्य है जिससे कि जिसके लिए को हम आगे निरंतर, जो पीढ़ियों का जो अंतर है, जो है और जो नहीं है, उसके बीच के अंतर को हम इन्हीं स्मृतियों के माध्यम से, संजोकर के माध्यम से भरते हैं, जिसमें एकात्मता आ जाती है। और होती जहाँ पर वो देखती है, हमारे पास शास्त्र है जो बता वो देखती है, उसमें और हमारा भी उसके माध्यम से कल्याण होता है। ये दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। तो मैं कह रहा था जागृत कैसे होगी। तो जागृत होती एक तो शास्त्र के अध्ययन से। हमारा जो शास्त्र है, हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, हम उपनिषद पढ़ें, हम वेदों का पारायण करें, पुराण पढ़ें। ये जो शास्त्र है, शास्त्र में भी देख लें ऐसा शास्त्र जो कि हमारे अपने मूल ग्रंथों से जुड़ा हुआ हो। और श्रीमद् भगवद गीता हमारे पास में उपलब्ध है, और रामचरित मानस उपलब्ध है, या तो उससे प्राप्त होता है, या फिर सत्संग से भी हो सकता है। अच्छा गुरु कोई मिल जाए जो कि इस शिक्षाएं दे, एक वैज्ञानिक ढंग से हमारे परंपरागत ज्ञान को एक प्रासंगिक बना करके प्रस्तुत करे सामने, जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए अभी आपको, उनके माध्यम से, उससे भी हमारा कल्याण हो सकता है। और तीसरा होता है खुद पतंजलि ने योगाभ्यास की प्रक्रियाएं बताई हैं, अष्टांग योग की प्रक्रियाएं बताई हैं, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ बताई है ध्यान की प्रक्रिया। लेकिन ध्यान के लिए भी हमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक जाना पड़ेगा। यदि आप योगासन की पद्धति से, अष्टांग योग की पद्धति से आप प्रयास करते हैं, तो वो जो दृष्टि आपके अंदर विकसित होगी, वो दृष्टि सही मायने में आध्यात्मिक दृष्टि होगी, वो आपकी अपनी दृष्टि होगी। उसी दृष्टि से आप सबको इंटीग्रेट कर पाएंगे, उसी दृष्टि से एक सस्टेनेबिलिटी भी प्राप्त हो पाएगी। वही हमारी एक आध्यात्मिक दृष्टि होगी। मुझे बस इतना ही कहना है आज के दिन। पुनः सभी लोग जो जुड़े हुए थे, मैं देख रहा था, उनके प्रति धन्यवाद। वंदे मातरम।